Good morning, students. So it is our second lecture on crossing the bar, and in previous lecture we discussed about the background of this poem and the background of Alfred Lord Tennyson. And in this this part we will read the poem line by line, and if we get enough time we will discuss. And if we get enough time in the end, we will discuss the theme of and the tone and some other aspect of the poem. Okay, so first we read the poem line by line. Okay, so sunset and evening star, sunset and evening star, and one clear call for me. So he is saying that the day is concluding now, and sun has set in the east, in the west, and the evening star is rising. मीन अब सूरज ढल चुका है और इवनिंग स्टार दिखाई देने लग गया है. एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, एंड आई कैन हियर ए क्लियर कॉल फॉर मी. समवन इज कॉलिंग मी. हो सकता है कि वो बात कर रहा हो कि शाम ढल चुकी है, सूरज सूरज ढल चुका है, शाम भी ढल चुकी है, और इवनिंग स्टार जो है जिसको हम प्लेनेट वीनस कहते हैं, ये भी अब दिखाई देने लग गया है. हल्का हल्का अंधेरा भी छाने लग गया है. और आई कैन ए क्लियर कॉल फॉर मी. क्लियर कॉल, पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ साउंड को देखते हैं. क्लियर कॉल, देयर इज रिपीटेशन ऑफ साउंड. क्लियर कॉल. तो here he used alliteration. Okay, and then come to the line once again, that and one clear call for me. Someone is calling me. He is not telling exactly who is calling him and what kind of call this is. Okay, maybe his mother is calling him. हो सकता है उसकी माँ उसे बुला रही हो सकता है उसके फ्रेंड्स उसका आवाज़ दे रहे हो, या फिर कोई और चीज़. हम आगे देखें, इसका इंटरप्रिटेशन हम और निकालने की कोशिश करें तो हो सकता है उसको मौत उसको बुला रही हो, या फिर इसका जो गॉड है उसको बुला रहा हो सकता है. ठीक है, चलो इन चीज़ों का हमें आगे पता चलेगा कि कौन उसको आवाज़ दे रहा है. सो सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार when I put out to sea. Okay, and may there be no morning of the bar. यहाँ बार इसके लिए प्रयोग किया गया है कि जो दो वाटर बॉडी जो होती हैं उनके बीच में कोई बैरियर होता है. ठीक है, जैसे समुद्र और नदियों के बीच में कहीं ना कहीं कोई बैरियर आ जाता है. ठीक है, समुद्र की लहरें जिस तरह से उठती हैं तो वो कुछ मिट्टी और कुछ तलछट इस तरह से जमा देती हैं कि नदी का पानी एक तरफ हो जाता है और समुद्र का पानी अलग हो जाता है. तो मतलब दो वाटर बॉडीज़ के बीच में जो एक जगह होती है, भूतल की कोई जगह होती है, वो कोई चट्टान हो सकती है, या फिर वो क्या हो सकती है, कोई मिट्टी का ढेर भी हो सकता है. तो ये बार यहाँ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ही इज सेइंग एंड दैट एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी. व्हेन आई डिपार्ट फ्रॉम हियर टू द सी, जब मैं अपनी जर्नी शुरू करूँगा. ओके, कि जब मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ या फिर मैं इस दरिया में उस तरफ चला जाऊँ, तो द बार मस्ट नॉट बी मॉर्निंग. ओके, देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ मॉर्निंग एंड एनी काइंड ऑफ सैडनेस टू द बार व्हेन आई पुट आउट टू द सी. जब मैं उस समुद्र पे चला जाता हूँ या फिर समुद्र में अपनी जर्नी पे चला जाता हूँ, तो यहाँ किसी तरह का कोई बार नहीं होना चाहिए. मतलब बार में ये बार दुखी नहीं होना चाहिए. बार का मतलब यहाँ इस वर्ल्ड से भी हम ले सकते हैं कि इस दुनिया में जो लोग हैं वो लोग दुखी नहीं होने चाहिए, ये भी हो सकता है ये कह रहा है. सो क्या ये हम यहाँ वी कैन गेट सम हिंट्स ऑफ सम डिपार्चर, और वी कैन गेट सम हिंट्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड. ओके, समुद्र में जाना हो सकता है नाविक बन के भी वो जा सकता है, या फिर ही कैन go and commit suicide over there, because
we are getting a word here, mourning. एंड मॉर्निंग तभी होता है जब दुख की बात होती है या फिर कुछ गलत सूचना हमारे पास या फिर दुखी सूचना हमें मिलती है. तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं, बट हम नहीं देख रहे हैं कि यहाँ ये सुसाइड के लिए अपने आप को मोटिवेट कर रहा है या फिर सुसाइड या फिर वो किस चीज़ को ये डिपार्चर कह रहा है, वो हम आगे देखेंगे कि कहाँ किसकी बात कर रहा है. ओके, सो इन सेकंड स्टेंजा, but such a tide as moving seems asleep, too full for sound and foam. He is saying that when I depart this place, okay, there must not be much sound and foam. The tide the up and down of the sea must not be at high speed. There must be some calmness in the tide, so that other people would not be able to know about my departure. कह रहा है कि इस चीज़ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब मैं मरूं तो इस समुद्र में उतनी ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए और मेरी जाने पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. When that which drew from out the boundless deep turns again home. Okay, and this time take me back from to the deep sea where I belong. Okay, तो पहला स्टेंजा और दूसरा स्टेंजा पढ़ने के बाद में हम ये थोड़े से सिंबल्स में बात करने की कोशिश कर रहा है, बट हियर वी कैन गेट एन क्लियर कट आइडिया एंड एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द डेथ ऑफ राइटर. ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज डेथ. ओके, कि दैट कैन टेक मी होम अगेन. होम अगेन का मतलब यहाँ ये है कि हम मौत जो है वो हमेशा से आवश्यम भावी है, वो हमेशा ही रही है सदा. ठीक है, ज़िंदगी पे विश्वास नहीं किया जा सकता लेकिन मौत पे यकीन किया जा सकता. दैट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ए लिविंग बीइंग. मौत जो है वो आखिरी तरीका है या फिर आखिरी सॉल्यूशन है. तो हमारा वास्तविक जो घर है वो तो मौत ही है. हम जैसे रीजनरेशन की बात हम करें बार बार तो हम देखते हैं कि इंसान मौत के बाद में पैदा होता है, फिर वापस कहाँ चला जाता है, मर जाता है, वापस से हेवन में, या फिर जैसे हम देखते हैं कि स्वर्ग और नरक वाली बातें जो हैं उन पे भी यदि हम यकीन करें तो हम देख सकते हैं. ठीक है, तो ये कह रहा है कि मौत मुझे वापस से वहाँ लेके चली जाएगी. ठीक है, अब यदि ये समुद्र की बात कर रहा है तो हम उसको इस तरह से भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे. तो समुद्र से पानी क्या होता है, इवापोरेट होता है. इवापोरेट होकर क्या होता है, वो किसी पहाड़ी में, किसी घाटी में, किसी मैदान में, किसी जंगल में गिरता है, बूंदों के रूप में गिरता है और वो वहाँ से घूमता फिरता और फिर से किसी नदी के किनारे किसी नदी के डेल्टा पे या फिर नदी का जो मुहाना होता है वहाँ पे आके रुक जाता है और रुकते और फिर क्या करता है, वो आके वापस से समुद्र में मिल जाता है. तो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग मृत प्राय हैं, हम अपनी ज़िंदगी में भटकते रहे, सब कुछ हैं. हमारे बीच में ये एक जो बार है, ज़िंदगी और मौत के बीच में बस क्या है, एक बार है. हम जिंदा हैं और अगले ही क्षण हम क्या होते हैं, मरे हुए होते हैं. तो ये एक बार है, ये एक ज़िंदगी जो है वो एक बार है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अपने वापस अपने घर में पहुंच जाऊंगा, जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां पहुंच जाऊंगा. इन थर्ड स्टेंजा देखते हैं, ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल. हियर अगेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल. इवनिंग बेल का मतलब होता है शाम के समय में एक बेल बजाई जाती थी, एंड दैट वाज ए सिंबल फॉर द वर्किंग पीपल सो दैट दे कैन कम बैक होम. When the bell rang, it was a symbol that it is time to wind up all the works and it's time to come back home and rest. Okay, so and after that the dark. So ये कह रहा है कि as the day has died and there is evening bell,
और शाम की घंटियाँ बजाई जा रही हैं। जिस तरह से जैसे दिन ख़त्म हो गया है और दिन के ख़त्म होने पे उसके दुख में क्या की जा रही हैं, घंटियाँ बजाई जा रही हैं। उसी तरह से कह रहा है कि मेरी भी मैं किसी दिन मौत हो जाएगी, एंड आफ्टर दैट द डार्क, और उसके बाद में सिर्फ अंधेरा रहेगा, मैं बाकी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई इम्बार्क। हियर इम्बार्क इज गोइंग अब्रॉड और गोइंग ऑन बोर्ड और गोइंग ऑन ए सी शिप, ठीक है, से है। तो मतलब कि मैं इस जगह से दूसरी जगह चला जाऊंगा उस शिप में बैठ के, ठीक है। सो व्हेन आई डिपार्ट मीन व्हेन आई डाइड, देयर मस्ट नॉट बी मच मोर्निंग एंड देयर मस्ट नॉट बी very sadness, and there is no need to say farewell, okay, when I embark। दुनिया को ज़्यादा दुख व्यक्त करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ यह कहना चाहता है कि वो लोग जो मेरे से रिलेटेड हैं, दोज पीपल आर माई रिलेटिव, माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली मेम्बर्स, मस्ट नॉट बी वेरी सैड। एंड वाई दे मस्ट नॉट बी वेरी सैड? Maybe he is talking about that thing in following stanza. For though from out over born of time and place, when I be depart from here, I will be boundaryless. Okay, I will be out of these boundaries of time and place. मैं टाइम और प्लेस की जो बाउंड्री है उससे बाहर निकल चुका होऊंगा। द फ्लड में बियर मी फार, एंड जो फ्लड है, जो टाइड है, दैट में टेक मी इन द डीप सीज, मीन मौत है वो मुझे कहीं ऐसी जगह ले जाएगी, अननोन प्लेसेस में ले जाएगी। आई होप, बट आई होप दैट आई होप टू सी माई पायलट्स फेस टू फेस। लेकिन तुम लोग उतना दुख व्यक्त मत करना, या फिर तुम्हें उतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई माइट बी फेसिंग माई पायलट। मेरा जो पायलट है मैं उसको फेस टू फेस देख रहा होऊंगा। मतलब कि पायलट का मतलब यहाँ भगवान से है। मैं जिसकी इतने दिन स्तुति करता रहा, इतने दिन उनके बारे में बात करता था, उसकी आराधना करता रहा, उस गॉड को मैं शायद उस समय आमने सामने देख रहा होऊंगा। व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, जब मैं इस बार को क्रॉस कर चुका होऊंगा, जब मैं यहाँ से डिपार्ट हो चुका होऊंगा, then only I will be able to see my pilot face to face, okay, and that moment I will be very happy and very whatever, जो भी ये कहना चाहता है कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँगा, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मैं जो चाहता हूँ वो चीज़ें मेरे साथ हो रही होंगी। तो ये कह रहा है कि इन सारी चीज़ों में आप लोगों को विलाप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड this is the end of our poem. So in this poem we can get some ideas that death is inevitable, okay, accepting, and in this poem he has attitude of accepting to the death, and he wished to be the poem is a monument, ठीक है। इसका मोन्यूमेंट होने की भी शायद ये बात कर रहा हो और ये बताना चाह रहा हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी बड़े खुशहाल तरीके से जी है, और अब मौत के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं 83 ईयर तक तो ऑलमोस्ट जी चुका हूँ। इससे ज़्यादा मुझे अब क्या ही देखना है, और यदि मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ही इज सेइंग कि ये जो बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैरियर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो हम इस बार को सिंबॉलिक लेने की कोशिश करें तो जो दुनियादारी है उसकी बात हम कर सकते हैं, उसको हम सोच सकते हैं कि ये जो दुनिया के लोग हैं उनको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ आवर पोएम एंड इट्स वेरी स्मॉल पोएम एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम। सो चलो ठीक है, इसका राइम स्कीम हम चेक करते हैं कि सनसेट का जो शुरुआत वाली लाइन है उसमें स्टार, और तीसरी लाइन में ये बना रहा है बार, सेकंड लाइन में है मी और सी। तो इसका हम राइम स्कीम देखेंगे, स्टार और बार दोनों ए को रिप्रेजेंट करेंगे, और मी
एंड सी दोनों बी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी क्या रहेगी, रैम स्कीम रहेंगी। चलो आज के लिए धन्यवाद।